फ्राइडे को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम करा रहे थे, लेकिन अगली क्लास शुरू होने की वजह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने से रह गए थे, जिन्हें आज हम बचे हुए शायद 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें आज हम सॉल्व करा देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। उसके बाद ये ज़रा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके थे। इसमें x और y डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको पता करना है। और हमको एक्सीलरेशन के बारे में पता करना है। पॉज कर दो, पॉज कर दें। अब पेन वहाँ से लेना था, गलत जगह से ले लिया था। और हमें एक्सीलरेशन के बारे में पता करना है। एक्सीलरेशन के बारे में कह रहे हैं क्या एक्सीलरेशन 0 है, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्या एक्सीलरेशन y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, या एक्सीलरेशन x और y दोनों डायरेक्शन में है, मतलब बीच में है। ये सब बातें पता करनी है। हालांकि मुझे ध्यान आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, लेकिन हो सकता है ना भी कराया हो सकता है, तो हम बहुत जल्दी उसको बता देते हैं। देखिए x = दिया हुआ है 5t + 3t² और y = दिया हुआ है 4t। तो पहले x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x डिस्प्लेसमेंट होगा = 5 + 3 × 2 यानी कि 6t होगा। ये हो गया x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जो कि dvx/dt से दिया जाएगा, तो हो जाएगा 0 + 6 मीटर/सेकंड²। x डायरेक्शन पे काम कर लिया। अब y डायरेक्शन वेलोसिटी का y कंपोनेंट dy/dt होगा जो कि 4 आएगा, t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन dv/dt यानी कि 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन सिर्फ x डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन में नहीं है। यानी एक्सीलरेशन हो गया 6i और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया 6 मीटर/सेकंड²। यानी कि बॉडी का एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी सही होगा, जबकि ऑप्शन डी में क्या प्रॉब्लम है, एक्सीलरेशन का कोई y कंपोनेंट नहीं है और ये कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन y ओनली। ये तो गलत हो गया। और वो कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन x और y दोनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। बॉडी का मोशन xy प्लेन पर है। ये देखिए, ये बॉडी की वेलोसिटी है जो xy प्लेन पर है, लेकिन बॉडी के पास एक्सीलरेशन सिर्फ x डायरेक्शन में है। आपको लग रहा होगा कि बॉडी की वेलोसिटी उधर है और एक्सीलरेशन इधर कैसे हो सकता है। यही तो कमी है कि वेलोसिटी उधर है। हम तो कहते हैं भैया जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ एक्सीलरेशन भी डेवलप होता है। यानी कि बॉडी चल तो ऐसे रही होगी, लेकिन चलती हुई इस बॉडी पर एक फोर्स x डायरेक्शन में लग गया होगा, और x डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन भी x डायरेक्शन में पैदा होगा। ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ एक्सीलरेशन होता है, बल्कि ये सोचा करो कि बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इस बॉडी के पास जो एक्सीलरेशन है वो उसमें सिर्फ x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट नहीं है। यानी कि बॉडी का एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में है और वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, बल्कि बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब बॉडी पर लगने वाला फोर्स भी निश्चित रूप से कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन है, ये हमने करा दिया था भाई, ये क्वेश्चन करा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको अपने आप ज़रूर सॉल्व कर लेना, मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने आप सॉल्व कर लेना। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन भी हो गया था जिसमें बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रही थी और हमारा क्वेश्चन था कि अगर पूरा नीचे तक आने में 4 सेकंड लगते हैं तो 1/4 दूरी तक आने में कितना टाइम लगेगा। इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी का एक्सीलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन a मान लिया हमने और दूरी को हमने d मान लिया, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो d = ut + हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हाफ × a और 4 सेकंड में नीचे आने की बात कही गई है। हाँ, 4 सेकंड में नीचे आने की बात कही गई है, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8a। ठीक है ना, ये पहली क्वेश्चन बनी थी। क्वेश्चन है कि बॉडी को पूरा नीचे तक आने में अगर 4 सेकंड लगते हैं तो उसी इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को केवल 1/4 दूरी तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये दूरी d/4 और ये टाइम t2 हमें कैलकुलेट करना है। तो अगली क्वेश्चन होगी d/4 = ut + हाफ a t2²। ठीक है ना, यानी कि तुम कह सकते हो हाफ a t2 का स्क्वायर, ये क्या बिल्कुल ये कह सकते हो। और अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें, 1 और 2 को डिवाइड करने पर आ जाएगा 4 = 8a हाफ, यानी कि 1/2 a t2 का स्क्वायर। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 = 16 t2²। तो t2² = 4, इसलिए t2 = 2 सेकेंड। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसमें एक बॉडी है, अच्छा, एक क्यूबिकल रूम है जिसके सारे के सारी दीवारों पर मिरर्स लगे हुए हैं। ये है क्यूबिकल रूम, इसकी सारी दीवारों पर क्यूबिकल रूम बना रहा हूँ पहले समय, और इसकी 6 दीवारों पर मिरर लगे हुए हैं। और क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट है जो एक कोने से बिल्कुल अपोजिट वाले कोने की ओर चलना शुरू करता है। वेलोसिटी नहीं दी हुई है, बिल्कुल दूसरे वाले कोने की ओर चलना शुरू करता है, और इसकी जो इमेज इस मिरर पे पड़ती है, इस वाले मिरर पे जो इसकी इमेज बनती है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20√2 मीटर पर सेकेंड। और इस दीवार पर जो इसकी वेलोसिटी, जो इसकी इमेज चलती है, मतलब इमेज चलेगी ना, जब बॉडी चलेगी तो उसकी इमेज भी, छाया भी चलेगी। तो ये जो कंपोनेंट है वो तो 20√2 है, और ये कंपोनेंट भी 20√2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें कहना पड़ेगा कि ये इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट हुआ और ये इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट हुआ। तो x और y की मदद से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि छत वाले मिरर पर इसकी इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी। ये हमारा क्वेश्चन है कि छत वाले मिरर पर इसकी इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी। तो ये बिल्कुल तय बात है कि क्योंकि ज़मीन और छत एक दूसरे के पैरेलल है, तो जिस स्पीड से ज़मीन पर वो चलेगा
उसकी छत वाली इमेज भी उसी के साथ उसी स्पीड से चलेगी। जैसे हम ज़मीन पे चलें और छत में मिरर लगा हो, ठीक है ना, और हम चलेंगे तो मेरी इमेज भी बिल्कुल मेरे साथ चलेगी, यानी कि ऊपर जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो मेरी वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर होगी। तो क्योंकि फ़र्श और छत एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, और पैरेलल केस में जैसे हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, अगर हम v वेलोसिटी से चलेंगे तो छत पर मेरी इमेज भी v वेलोसिटी से मेरे साथ चलेगी। तो v निकालने के लिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर सकते हैं, तो √20√2 का स्क्वायर और प्लस 20√2 का स्क्वायर, यानी कि ये हुआ √800 प्लस 800, यानी कि √1600 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। इसलिए v डैश भी v के बराबर, यानी कि आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कराया था कि नहीं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, नो डाउट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अपने आप ज़रूर सॉल्व कर लेना। डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। और अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन पर दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ये है A, जो कि y = 4√3 मीटर पर सिचुएटेड है और कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड से वो x एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू करता है। और ठीक उसी वक्त एक दूसरा पार्टिकल B यहाँ से चलना शुरू करता है। इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, पर एक एक्सीलरेशन है इसके पास, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है। और दोनों पार्टिकल यहाँ कहीं जाकर टकरा जाते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पार्टिकल यहाँ कहीं जाकर टकरा जाते हैं। तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, यानी कि बॉडी B को y एक्सिस से कितने एंगल पर चलाया गया होगा कि दोनों की टक्कर ज़रूर हो जाए। सर्टेन कोलिजन का क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू को पता करना है। देखिए यहाँ पर ये दूरी D1, ये D1 दूरी चलेगा, और माना कि ये D2 दूरी चलेगा, और माना कि टाइम जितना इसको लगेगा, अगर इसको t टाइम लगा तो इसको भी t टाइम ही लगेगा, तभी तो एक साथ पहुँचेंगे और वहाँ टकराएंगे। तो यानी कि टाइमिंग दोनों के लिए सेम होगी। तो सबसे पहले हमको D1 और D2 कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो D1 बराबर VT होगा, यानी कि 2T, ठीक है ना। और D2 एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इक्वेशन लगानी होगी ut + हाफ AT स्क्वायर। सो ut 0 हो गया, और हाफ A की वैल्यू 4 और t स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर, ठीक है ना। D1 और D2 कैलकुलेट करने के बाद हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाकर t निकाल सकते हैं, t की इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन, पाइथागोरस की इक्वेशन बनेगी D1 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर = D2 स्क्वायर। तो यानी कि 4t स्क्वायर प्लस ये 48 हो जाएगा = D2 स्क्वायर, यानी कि 4t की पावर 4 हो जाएगा, है ना। 4 पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो t स्क्वायर प्लस 12 = t की पावर 4, यानी कि t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर माइनस 12 = 0। तो अगर हम t स्क्वायर को p मान लें, लेट
टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। टी स्क्वायर को अगर हम पी मान लें तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और अब हम फैक्टर कर सकते हैं, इसे हम चाहें तो इससे लिख सकते हैं -4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 4 प्लस 3 p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 4 एंड p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू या तो 4 होगी या p की वैल्यू -3 होगी। लेकिन टाइम क्योंकि निगेटिव में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम निगेटिव में नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं माना जाएगा और इसको माना जाएगा। तो p बराबर 4, इसका मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि बॉडी 2 सेकेंड में, ये दोनों बॉडी 2 सेकेंड में जाके वहाँ पे टकरा जाएंगी। तो हमको एंगल निकालना था, तो एंगल निकालने के लिए इस ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4√3, सही है। और d1 का मतलब है vt और vt का मतलब है 2 × 2/4√3। तो 4 से 4 कैंसिल करोगे तो 1/√3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, EMU मेडिकल में आ चुका क्वेश्चन है, कभी भी नीट वगैरह में रिपीट हो सकता है। इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे, हाँ ये क्वेश्चन करवा चुके थे। और कोई, बस ये हो गया। तो ये जो भी 3 क्वेश्चन नहीं करवाए थे वो अभी हमने करवा दिए हैं, और अब कोई दूसरी DPP बना के उसका सलूशन अभी किसी टाइम पर और करवाएंगे। ठीक है।